अगेन यहाँ पर क्लास वापस शुरू हो जाती है। कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आई थिंक दिस इज ओके। तो एवरीबॉडी गाइज यहाँ पर तैयार हैं सभी को मेरी आवाज वगैरह आ रही है क्या? एक बार थम्स अप दे देंगे गाइज। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। एक बार थम्स अप दे देंगे। क्लास वापस से चल रही है तो प्लीज एक बार थम्स अप दे देंगे गाइज। आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। स्ट्रीमिंग पॉज हो गया था। यस स्ट्रीमिंग पॉज हो गया था बट नाउ दिस इज ओके। तो एवरीबॉडी क्या मेरी आवाज आ रही है? सभी यहाँ पर एक बार थम्स अप दे देंगे। यस हो गए थे जिस वजह है। आर्यन जायसवाल हमारे साथ बह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे प्रीवियस सेशंस आपने देख लिए होंगे। और अगर आज के सेशन में अगर आपको कुछ नया नहीं समझ में आता है तो बेटा ये भरोसा रखिएगा कि प्रीवियस सेशन को देखने के बाद आज के सेशन में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी बात को बेटा रिपीट नहीं कर पाऊंगा। दिस इज इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि हमें एक लिमिटेड समय दिया जाता है। उस लिमिटेड समय के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जाना होता है। सो अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई भी बात ऐसा है जो आज की क्लास में नहीं समझ में आती है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैं प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ। हालांकि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, लेकिन तैयार रहेंगे इस चीज के लिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या होता है। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर, मॉड्यूलर ऑपरेटर। ये सारी चीजें आज के सेशन के हमारे प्राइम टॉपिक्स रहेंगे। तो शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बेटा एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं। तो एग्जाम एनालिसिस ये प्रीवियस ईयर्स में एनडीए के पूछे गए कुछ इन टॉपिक्स में से ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो काफी अच्छा सेट है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि काफी ठीक ठाक वेटेज यहाँ पर मिल जाता है रिलेशन, फंक्शंस एंड सेट थ्योरी को एंटायरली अगर हम लोग लेकर चलें इस टॉपिक को। और फिर इसी के साथ अगर मैं रिकैप करूं तो मैंने प्रीवियस सेशन में क्या क्या बातें की थी बेटा। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने वेन डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे ऑपरेशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एंड लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स देखा था और कार्डिनल फॉर्मूला देखा था, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को कई तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स भी करवाए थे। तो तैयार है सभी के सभी? लेट्स बिगिन, है ना? तो सर आज की क्लास में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे। आई एम वेरी गुड कार्तिक दरवाल जी, आई एम वेरी गुड, आई एम फिट एंड फाइन नाउ। तो लेट्स बिगिन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम लोग हिंदी में अगर कहें तो क्या कहा जाता है बेटा? हिंदी में इसे कार्तीय गुणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कार्तीय गुणन कहा जाता है। थोड़ा सा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कार्तीय गुणन इसे कहा जाता है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है बेटा? ये बड़ा ही आसान काम होता है, बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा हैवी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर आपने 1, 2, 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सपोज करिए कोई सेट बी है जिसके अंदर आप लोगों ने एलिमेंट्स ए, बी लिखे हुए हैं। ये दो सेट्स आप लोग कंसिडर कर लीजिए। तो आप लोगों को इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन अगर करना है तो आप क्या करेंगे बेटा? आप लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ए क्रॉस बी लिखेंगे, ठीक है, ए क्रॉस बी लिखेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप बेटा बी क्रॉस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए लिखेंगे। तो दोनों तरीकों से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा सकता है, पहला ए क्रॉस बी, दूसरा बी क्रॉस ए। अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी में पहले बेटा आपके पास ए के एलिमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद किसके एलिमेंट्स होंगे? बी के एलिमेंट्स होंगे। पहले ए के एलिमेंट्स होंगे, फिर बी के एलिमेंट्स होंगे। यानी अगर मैं इधर से डिस्कस करूं कि सर ए के एलिमेंट्स माने यानी पहले आप लोग 1 एलिमेंट को लोगे तो 1 बेटा किसके पास जाएगा? 1 सबसे पहले ए के पास जाएगा, फिर 1 जो होगा वो किसके पास जाएगा? 1 बेटा बी के पास जाएगा। यानी ये आप लोगों को समझते हुए चलना है कि आपको पहला जो एलिमेंट है ए का वो आपको बी के एलिमेंट्स के पास लेकर जाना है। यानी आप 1, ए पहला एलिमेंट लिखेंगे तो 1, बी दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सर दूसरा एलिमेंट कौन है? दूसरा एलिमेंट सर 2 है, तो 2 को ए के साथ लिखेंगे, फिर 2 को बी के साथ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो सर 3 को ए के साथ लिखेंगे और 3 को बी के साथ लिखेंगे। तो ये हमारा बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है ए क्रॉस बी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे आराम से सुनिएगा कि यू हैव 1, 2 एंड 3। तो आप लोग देखो बेटा 1, 2 और 3 को क्या कर रहे हैं? आप ए और बी के साथ साथ लिख रहे हैं। तो देखिए 1A 1B हो गया, 2A 2B हो गया, 3A
3 भी हो गया, यानी आपको हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पर लिखना है। बस पहले ए एलिमेंट को लिखना है, बाद में बी के एलिमेंट्स को लिखना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है सभी को? तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। और अगर मैं इसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करूं, सपोज करें सर ये जो सेट है ये ए सेट है, ठीक है, इसे हम लोगों ने 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए। और ये जो सेट है बेटा, ये सेट बी है जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट्स लिख दिए हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग एक बार 1 को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, एक बार 1 को बी के साथ ज्वाइन करेंगे, एक बार 2 को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, एक बार 2 को बी के साथ ज्वाइन करेंगे, एक बार 3 को ए के साथ ज्वाइन करेंगे, एक बार 3 को बी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ज्वाइनिंग कहा है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ए क्रॉस बी कहते हैं। ये मैपिंग जो है ये से हम लोग ए क्रॉस बी कहेंगे, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मैपिंग आप लोगों को किसके साथ करना है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ आपको मैपिंग करनी है। सिमिलरली अगर सर मैं बी क्रॉस ए ढूंढना चाहता हूं, तो पहले मैं बी के एलिमेंट्स लिखूंगा। तो बी के एलिमेंट सर ए और बी है, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट हो जाएगा, ए को 1 के साथ भी लिखेंगे, ए को आपको 2 के साथ भी लिखेंगे, ए को हम लोग 3 के साथ भी लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी को हम लोग 1 के साथ भी लिखेंगे, बी को हम लोग 2 के साथ भी लिखेंगे, और बी को हम लोग 3 के साथ भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो बेटा पहले आप बी सेट को लिखेंगे, ए और बी। फिर आप लोग ए सेट को लिखेंगे जिसमें हमारे पास 1 2 3 है। तो नाउ इन दिस केस पहले आप ए को 1 के साथ लिखेंगे, ए को 2 के साथ लिखेंगे, ए को 3 के साथ लिखेंगे। फिर आप बी को 1 के साथ लिखेंगे, बी को 2 के साथ लिखेंगे, बी को 3 के साथ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? ये हो जाता है बी क्रॉस ए। यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। आई एम वेरी गुड नाकिरन बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई एम नाउ परफेक्टली फाइन, फिट एंड फाइन। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने क्लास भी ले रहा हूँ और मुझे बोलने में भी कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट। सो एनी क्वेश्चंस गाइस, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो चीज देख पाते हैं वो क्लियरली कुछ बातें देख पाते हैं, ये कि सर सबसे पहली चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि ए क्रॉस बी जो था वो एक्चुअली बी क्रॉस ए के बराबर नहीं था। ए क्रॉस बी जो था वो एक्चुअली बी क्रॉस ए के बराबर नहीं था, है ना? इक्वल नहीं है, नहीं था, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रेजेंस आप लोग देख सकते हैं बेटा। कैसे कि अगर यहाँ पर 1a है तो ये a1 है, तो ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं है बेटा। इसे कैसे समझना है भाई? सिंपल सा लॉजिक है। आप a1 अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि सर अगर ये 2 है और ये भी 2 है और ये 1 है, ये 1 है, तो आप लोग जानते हैं बेटा 2 1 पॉइंट जो है यहाँ आता है, तो 1 2 पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आता है। तो लॉजिकली 1 2 जो होता है वो 2 1 के इक्वल नहीं होता है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 1a है, ठीक है, ये a1 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, सिंपल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये दोनों बातें लिखी हुई हैं बेटा कि अगर मुझे n ऑफ a क्रॉस b बताना है या फिर मैं n ऑफ b क्रॉस a बताना चाहता हूँ कि मुझे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा n ऑफ a क्रॉस b या फिर b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, तो डायरेक्टली बेटा आप लोगों को लिखना है na मल्टीप्लाई nb लिखना है, यानी कि ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। एंड इन सिंपल इसी तरीके से अगर आप 3 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं, a क्रॉस b क्रॉस c को निकालते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा na मल्टीप्लाई nb मल्टीप्लाई nc आ जाएगा। सो दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन का ये रिजल्ट हो जाता है। एनी क्वेश्चंस गाइस? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज ये सिंपल था काफी, कोई बिल्कुल मुश्किल सवाल यहाँ पर नहीं मुझे लगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि बेटा ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सर a क्रॉस b जो है वो जनरली b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ये कब नहीं होता है सर? ये दोनों तब बराबर नहीं होते हैं
जब इट इम्प्लाइज दैट कि ए और बी एक्चुअली इक्वल सेट्स नहीं थे। ये तब ऐसा होता है बेटा, ये तब ऐसा होता है जब ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं होते हैं। लेकिन बाई चांस किसी कंडीशन में ए क्रॉस बी जो हो जाए वो बी क्रॉस ए के बराबर पाया जाए, तो इससे हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे डायरेक्ट रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि सर ए बी के बराबर था इसीलिए ऐसा हुआ, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता था। अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं तो बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। अगर ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर भी कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सा रिलेशन हम लोग याद रख सकते हैं। दीज आर सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, बेटा नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है। मैं स्टिल एक बार और इसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या चल रहा है। हमने सबसे पहले कहा कि सर अगर मैं ए क्रॉस बी यूनियन सी करना चाहता हूं, या फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना चाहता हूं, या फिर मैं ए क्रॉस बी माइनस सी करना चाहता हूं, तो इन तीनों के ऊपर बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण का नियम लगता है। तो सर कैसे लगता है वितरण का नियम, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि पहले ए जो है वो बी के पास क्रॉस होने जाएगा तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर ए जो है वो बेटा सी के पास जाएगा तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में बेटा यूनियन का साइन था तो बेटा इनके बीच में भी कौन सा साइन आ जाएगा, इनके बीच में भी यूनियन का साइन आ जाएगा। सिमिलरली पहले सर ए जो होगा वो बी के पास क्रॉस होने जाएगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। सिमिलरली ए जो है फिर वो सी के पास जाएगा तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, और इनके बीच में बेटा इंटरसेक्शन का साइन है तो लॉजिकली यहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, वितरण का नियम यहाँ पर लग रहा होगा। सेम सर अगर ए जो है वो बी के पास जाएगा, ए जो है वो सी के पास जाएगा, तो पहले बेटा आप लोगों के पास ए क्रॉस बी आ जाएगा, फिर आपके पास ए क्रॉस सी आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन है तो बेटा डिफरेंस हो जाएगा। केवल ये तीन ही बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में काम करते हैं। ठीक है, केवल तीन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पे काम करते हैं बेटा। बेटा यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये सारी की सारी चीजें यूनियन में हम लोग सब कुछ एक साथ लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, डिफरेंस में बेटा कॉमन एलिमेंट्स को हटा कर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ, यूनियन माने सम्मिलन, और डिफरेंस माने अंतर। ये तीन चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर याद रखेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछा था, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ से हम लोग अब रिलेशन की तरफ जा रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर कोई बिल्कुल बहुत ज्यादा कोई डेफिनेट आप लोगों को बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता है। रिलेशन के कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर चलते हैं तो रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं सर, रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संबंध इसे हिंदी में कहा जाता है। नाउ हम लोग इसके ऊपर समझेंगे क्या चीज, कि रिलेशन आर जो होता है वो ए से बी की तरफ होता है, यानी सेट ए से सेट बी में संबंध बनाया जाता है। और वो क्या होता है बेटा, वो सबसेट होता है, वो उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। मैं आपको मेजर डिफरेंस को मैं समझा देता हूँ, आपको शायद इतने में ही काफी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, है ना। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सर मान लीजिए आपने एक यहाँ पर 1 2 3 बनाया, एक सेट बनाया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक सेट बनाया, ए और बी बनाया। तो आपने अभी अभी क्या सीखा कि सर जब मैंने 1 को ए से ज्वाइन किया, 1 को बी से ज्वाइन किया, 2 को ए से ज्वाइन किया, 2 को बी से ज्वाइन किया, 3 को ए से ज्वाइन किया, 3 को बी से ज्वाइन किया, तो इसको मैंने क्या बोला बेटा, इसको मैंने ए क्रॉस बी बोला। इसको क्या बोला बेटा, मैंने ए क्रॉस बी बोला। लेकिन अगर मैं यही दोनों सेट्स को 1 2 3 और ए बी को, ठीक है, ऐसे ज्वाइन करता, मान लो बेटा ये मेरा मन है, मैं माई पर्सनल चॉइस है, मैं अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, कोई रीजन मत पूछना कि मैंने इसको इसी के साथ क्यों कंबाइन किया, इसको इसी के साथ क्यों ज्वाइन किया, बेटा रीजन मत पूछना, क्योंकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें अगर मैं क्या करता, मैं सर 1 को ए के साथ ज्वाइन करता, मैं 2 को ए के साथ भी ज्वाइन करता, मैं 2 को बी के साथ भी ज्वाइन करता, और 3 को मैं बी के साथ ज्वाइन करता, मैं ऐसे ज्वाइन करता। यानी आपने जब ए क्रॉस बी लिखा तो आपने क्या लिखा बेटा, आपने 1 को ए के साथ भी लिखा, आपने 1 को बी के साथ भी लिखा।
आपने 2 को A के साथ लिखा, आपने 2 को B के साथ भी लिखा, आपने 3 को A के साथ भी लिखा, आपने 3 को B के साथ भी लिखा। ये आपने किया तो आपके पास क्या बनकर आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनकर आया। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने इसमें 1 को A के साथ लिखा, फिर आपने 2 को A के साथ लिखा और 2 को B के साथ लिखा, फिर आपने 3 को A के साथ लिखा, सॉरी 3 को A के साथ नहीं लिखा, सिर्फ B के साथ लिखा। आपने इनमें से कुछ ही एलिमेंट्स की मैपिंग करी, कुछ ही एलिमेंट्स के रिश्ते बनाए, कुछ ही एलिमेंट्स का यहाँ पर संबंध बनाया। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे सर? इस केस में हम लोग इसे बोलेंगे रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? संबंध बोलेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ नहीं बेटा, वो एक सबसेट होता है। किसका? उपसमुच्चय होता है। किसका बेटा? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी के एक क्या होता है बेटा? सबसेट होता है। क्या होता है बच्चे लोग? सबसेट होता है। क्या इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई है? मेजर डिफरेंस समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी और रिलेशन में क्या अंतर होता है, क्या डेफिनेशन होती है? हेलो सुमित बेटा, मैं बहुत अच्छा हूं। ओके, आगे बताइए, किसी को कोई सवाल? फटाफट बताइए। ठीक है बच्चा लोग, ये बात समझ में आ गई। चलिए, हाँ हाँ देवव्रत जी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में नहीं लिखा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हमें समझ में आ गया कि रिलेशन जो होता है, संबंध जो होता है, वो सबसेट होता है बेटा ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि यदि सर जो संबंध है वो ए से बी ना जाकर, यदि जो संबंध है वो ए से बी ना जाकर ए से ए जाता हो, ए से ए जाता हो मतलब सर हम लोग यहाँ पर भी 1 2 3 सेट लेते और यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3 सेट लेते। तो ऐसे ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सेट को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे सेट को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं, या फिर ऐसे शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? रिलेशन ऑन ए कह सकते हैं। बाइनरी रिलेशन को अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में लिखने की बात कहूँ तो बाइनरी रिलेशन को हम लोग द्विआधारी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? द्विआधारी संबंध हम लोग इसे बोलेंगे। द्विआधारी संबंध हम लोग बोलेंगे। यानी ऐसा संबंध जो सेम सेट से बेटा, सेम सेट में ही संबंध बनाता हो, एक ही सेट से उसी सेट में संबंध बनाता हो, तो ऐसे सेट को हम लोग द्विआधारी संबंध बोलेंगे। इसे जनरली रिलेशन ऑन ए यानी कि समुच्चय ए पर संबंध हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, द्विआधारी संबंध। नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है कि सर अगर मैं ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस गिनना चाहता हूं तो बेटा ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 की पावर na इंटू एनबी। यानी इतने टोटल नंबर ऑफ संबंध आप लोग बना सकते हैं, इतने अलग अलग संबंधों को आप बना सकते हैं, 2 की पावर na इंटू एनबी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ये कहता है सर यूनिवर्सल रिलेशन। ये कहता है कि सर ऐसे तो सब रिलेशन जो होता है वो बेटा ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, तो हम लोग इसे रिलेशन कहते हैं। लेकिन ये कहता है कि यदि सर आर जो है वो बराबर ए क्रॉस बी के पाया गया, अगर ये बराबर पाया गया तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यानी सार्वत्रिक संबंध बोलेंगे। कौन सा संबंध बोलेंगे सर? सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध हम लोग इसे बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट आउट करने वाली चीज है, हालांकि ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग इतना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये 3 चीजें जो हैं वो रिलेशन की डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट हैं कि सर अगर कोई रिलेशन जो है वो सेम सेट से सेम सेट में बन रहा है तो हम लोग उसे द्विआधारी संबंध या बाइनरी संबंध इसे बोलेंगे। जितने भी नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं वो क्या होते हैं बेटा? 2 की पावर na इंटू एनबी होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें हम बोलेंगे कि सर यदि आर जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर पाया जाए तो हम लोग ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन या फिर सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझने के बाद सर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम लोग बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की।
तो बेटा रिलेशन क्या है, एक तरह का रूल होता है। रिलेशन क्या होता है, एक तरह का रूल होता है। तो उस रूल के बेसिस पे हम लोग संबंध बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मैं एक रिलेशन का डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि एक्स और वाई सभी एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, संबंधित होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, यस। एक्स वाई वो संबंधित होंगे, एक्स वाई जो होंगे, एक्स और वाई आपस में संबंधित होंगे। कब संबंधित होंगे बेटा, जब वाई की वैल्यू जो होगी वो एक्स प्लस वन के बराबर होगी, और एक्स और वाई दोनों के दोनों आप लोग कहां से उठाओगे बेटा, नेचुरल नंबर से उठाओगे। कहां से उठाओगे बेटा, नेचुरल नंबर से उठाओगे। तो आप लोगों को संबंध बनाकर देना है। तो ये जो संबंध मैंने लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, तो इसने क्या कहा कि सर एक्स और वाई तभी एक दूसरे से संबंधित होंगे जब वाई की वैल्यू एक्स प्लस वन होगी और एक्स और वाई दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्याएं होंगी। मैंने ऐसा कुछ आपको परिभाषा दी संबंध की, ऐसा कुछ डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दिया। तो आप लोग रिलेशन में बोलेंगे कि यदि सर एक्स की वैल्यू हम लोग वन से शुरू करते हैं, एक्स की वैल्यू वन से शुरू करते हैं, तो वाई की वैल्यू वन प्लस वन टू हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, एंड सो ऑन चलते रहेंगे बेटा। एंड इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर बनते रहेंगे, क्योंकि भैया प्राकृतिक संख्याएं खत्म थोड़ी ना होती हैं सर, बिल्कुल खत्म नहीं होती है प्राकृतिक संख्याएं। ये तो कभी भी अनंत है, मतलब इसे हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, कभी भी गिनती इसकी खत्म नहीं होती है, तो ये चलता रहेगा ऐसा। यानी हम लोग यहाँ पर सर अब जो नोट करने वाली चीज है वो नोट जरूर कर लेंगे बेटा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले बेटा डोमेन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं। तो डोमेन हमारा कितना हो जाएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे, आराम से सुनेंगे इस बात को। या फिर मैं इसे थोड़ा सा और इजियर कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके आगे बढ़ाता हूं कि सर यहाँ पर अगर हम लोग नेचुरल नंबर नहीं हटा देते हैं, अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर हम लोग हटा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग, ध्यान से सुनिएगा, कि नेचुरल नंबर की जगह मैं कहता हूं कि सर ये 1 2 3 4 5 इसी सेट से बिलोंग करना है। क्या करना है सर, ये एक्स और वाई की जो वैल्यू लेनी है वो मुझे इसी समुच्चय से लेनी है, इसी सेट से लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, एक्स की वैल्यू सबसे पहले 1 लेंगे, तो 1 लेने पर क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। एक्स वैल्यू 2 लेंगे तो 2 3 आ जाएगा। एक्स वैल्यू 3 लेंगे तो 3 4 आ जाएगा। एक्स वैल्यू 4 लेंगे तो 4 5 आ जाएगा। और एक्स वैल्यू 5 लेंगे तो बेटा 5 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 5 6 आ जाएगा। तो आप लोग 5 6 लिखोगे। लेकिन इस बात को समझना मेरे बच्चे, इस बात को, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना कि ये वाला एलिमेंट हमारा एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इसमें साफ साफ बोला गया है कि ये जो y है ना, y भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, y भी इसी सेट से संबंध रखना चाहिए। लेकिन सर यहाँ y की वैल्यू 6 आ जाती है, 6 तो सेट में नहीं था, और 6 उस सेट में नहीं था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर, इस एलिमेंट को हटा देंगे, क्योंकि 5 6 जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है। किसमें नहीं आ रहा है बेटा, समझ में आ गया सभी को, ये बात क्लियर हो गई। अब डोमेन जो है बेटा, डोमेन जो है, यानी डोमेन को अगर मैं लिखूं तो बेटा हिंदी में से क्या कहा जाता है, हिंदी में से प्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्रांत कहा जाता है। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो बेटा कोडोमेन किसे कहा जाता है, कोडोमेन बेटा सह प्रांत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, सह प्रांत को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो रेंज होता है, ठीक है, रेंज होता है, रेंज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, रेंज को हम लोग परिसर कहते हैं। ये हिंदी में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन बेटा आपके पहले एलिमेंट्स को डोमेन कहेंगे, यानी प्रांत कहेंगे। पहले वाले एलिमेंट्स को क्या कहेंगे सर, प्रांत कहेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 लिख देते हैं तो दैट बिकम्स योर डोमेन ऑफ द रिलेशन, प्रांत कहलाएगा। सर दूसरे में अगर मैं ये दूसरे वाले एलिमेंट्स को लिख देता हूं, यानी 2 3 4 5 लिख देता हूं, यानी जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले जो आपके पास तत्व हैं, उनको अगर लिख देता हूं तो बेटा ये मेरे रेंज हो जाते हैं, यानी परिसर हो जाता है, ठीक है। अब ये कोडोमेन क्या होता है सर, कोडोमेन ऐसा है कि ये जो रिलेशन जब मैंने डिफाइन किया था तो ये रिलेशन मैंने ऐसे लिखा होगा कि सर सेट ए से सेट ए तक मैंने लिखा होगा कि सेट ए से सेट ए में है। तो
ये जो आप लोग देख पा रहे हो बेटा, ये सेकंड वाला जो सेट होता है बेटा, सेकंड वाला सेट, ये कौन होता है? ये हमारा कोडोमेन होता है। ये कौन होता है बेटा? कोडोमेन होता है। यानी हमारा सह प्रांत कौन हो जाएगा? हमारा सह प्रांत ए हो जाएगा। किसी से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स गाइस। ठीक है, फटाफट बताएंगे, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बेटा कोडोमेन, जब भी आपको रिलेशन की डेफिनेशन दी जाएगी तो ये जो दूसरा वाला सेट होता है, दूसरा वाला मतलब दूसरा वाला, बार बार बोलूंगा, दूसरा वाला सेट जो होगा वो आपका सहप्रांत कोडोमेन होगा। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपको रिलेशन की परिभाषा देते हुए बेटा एक सेट से दूसरे सेट में जाने का रास्ता बताएगा, तो बेटा दूसरा वाला सेट हमेशा कोडोमेन होगा। Yes, range is the subset of codomain. Very good, Neeraj Thakur. Any question else? ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इतनी सी बात हम लोग यूज करेंगे, जब क्वेश्चन वगैरह आएगा तब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बेटा आइडेंटिटी टाइप्स ऑफ रिलेशंस को समझने के लिए। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लूंगा बेटा, अच्छा आराम से समझिएगा, मेरे ऊपर भरोसा करके आराम से सुनिएगा, समझिएगा, कोई भी दिक्कत रहेगा तो पूछना है, ठीक है? तो आइडेंटिटी रिलेशन जिसे हम लोग तत्समक संबंध कहते हैं, तत्समक संबंध ये कहता है कि सर ये सभी वो रिलेशन होने चाहिए जिसके अंदर बेटा एक्स और एक्स ही होना चाहिए और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक्स और एक्स ही होना चाहिए। इसको यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। कैसे बेटा? जैसे कि मान लीजिए ऐसा कोई रिलेशन मैं यहाँ पर बनाता हूं जिसमें बेटा आपने 1 लिखा है तो 1 1 होना चाहिए, 2 लिखा है तो 2 2 होना चाहिए, 3 लिखा है तो 3 3 होना चाहिए, x लिखा है तो x x होना चाहिए, y लिखा है तो y y होना चाहिए, और m लिखा है तो m m होना चाहिए। यानी जो एलिमेंट बेटा आपने डोमेन में लिया है वही एलिमेंट बेटा रेंज में भी होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ऐसे संबंध को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, डेफिनेशन दी हुई है कि एक्स और वाई सभी एलिमेंट संबंधित होंगे। कब होंगे? जब वे दोनों बराबर होंगे। जब वे दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब सर इस रिलेशन को अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं कहूंगा सर इसके अंदर 1,1 भी आ सकता है, इसके अंदर 2,2 आ सकता है, इसके अंदर 3,3 आ सकता है, इसके अंदर 4,4 आ सकता है। क्योंकि सर इसमें मुझे लिमिटेशन नहीं दी गई है तो ये डॉट 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 कुछ भी चलता रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? हाउ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन बेटा, हाउ रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, अभी बताते हैं। पहले ये बात समझ लीजिए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल तत्समक संबंध के लिए, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए? ये बात क्लियर है, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सर रेंज कैसे है बेटा? ये जो सेट मैंने लिखा है ना, ये सेट जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो सेट मैंने ये लिखा है, ये हमारा कौन सा सेट है बेटा? ए सेट है, ठीक है? ए सेट है। तो ये ए सेट कौन है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 है, यही मेरा सेट है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट, कि सर ये जो रेंज है वो ए सेट का सबसेट है ना? सिंपल है लॉजिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया सर कि 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन को अगर मैं डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करूं, डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करें मतलब सर क्या करने की कोशिश करें? ठीक है, चलिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा था सर, यहाँ पर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा समझते हैं, आराम से समझते हैं, कि अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करूं तो बेटा डायग्रामेटिकली कुछ ऐसे बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने 1 2 3 अगर लिखा है तो यहाँ पर भी आप लोग 1 2 3 लिखेंगे।
तो बेटा लॉजिकली यहाँ पर 1 को 1 से कनेक्ट करना है, 2 को 2 से करना है, 3 को 3 से करना है, यानी ये डायरेक्टली अपने आप से ही कनेक्ट होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध के अंदर, है ना। ये सारी बात हमें समझ में आ जाती है, इसमें कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ये सारी बातें क्लियर होने के बाद हम लोग आगे की तरफ चल सकते हैं, हमें ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी प्रतिक्षेपी संबंध। प्रतिक्षेपी संबंध क्या कहता है सर? प्रतिक्षेपी संबंध ये कहता है कि सर इसमें जो रिलेशन है, अगर आपने कोई एलिमेंट x लिया है तो x का होना जरूरी है, x और x का होना जरूरी है। यानी कि सर इसमें ना आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं आपको डिफरेंस को समझाता हूं। मान लीजिए बेटा आपने आइडेंटिटी रिलेशन के लिए 2 सेट्स बनाए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये 2 सेट्स बनाए। आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए 2 सेट्स बनाए, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा सर यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने इसमें 1 को 1 से जोड़ा, 2 को 2 से जोड़ा, 3 को 3 से जोड़ा। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये एक तरह का आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, यानी कि तत्समक संबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्समक संबंध ये कहलाएगा। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अगर सर आप 1 को 1 से जोड़ते हैं, 2 को 2 से जोड़ते हैं, 3 को 3 से जोड़ते हैं, तो ये आइडेंटिटी कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए 1 को 1 से साथ जोड़ते हुए 1 को 3 से भी जोड़ दिया, 3 को मैंने किसके साथ जोड़ दिया बेटा? 3 को मैंने 2 के साथ जोड़ दिया, ऐसे करके जोड़ दिया। तो अब ये क्या होगा बेटा? अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, अब ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रतिक्षेपी संबंध कहलाएगा। प्रतिक्षेपी का मतलब ये होता है कि यदि सर अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो, कौन सा एलिमेंट ले रहे हो सर? अगर आप 1 ले रहे हो तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, चाहे वो किसी और के साथ संबंध बनाए या ना बनाए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, आराम से इंग्लिश में भी बोल देता हूं। if you have one element, if you have a element that is 1, then this element must make a relation with the same element 1 if it is making a relation with other element or not। ठीक है, यहां पर मैं फिर से कहता हूं बेटा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में अगर आपने एक एलिमेंट 3 लिया है तो 3 को 3 के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, चाहे वो किसी और के साथ संबंध बनाए या ना बनाए। तो कार्तिक दड़वाल ने एक स्टेटमेंट लिखा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आल्सो कंटेन आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं बेटा, कंटेन नहीं बोलेंगे, तो हम लोग इसे कैसे बोल सकते हैं? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिसे मैं यहां पर लिख देता हूं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, every identity relation is reflexive but not vice versa। ठीक है, but not vice versa, यानी कि हर तत्समक संबंध जो है वो प्रतिक्षेपी संबंध तो है, हर ऐसा उल्टा नहीं है। हर प्रतिक्षेपी संबंध जो है वो एक तत्समक संबंध नहीं है। यहां तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। क्या है, मैंने क्या बताया कि उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए बेटा हर एलिमेंट को अपने आप से संबंध बनाना जरूरी है, चाहे वो किसी और के साथ संबंध बनाए या ना बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप के साथ संबंध बनाना जरूरी है। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल अपने आप के साथ ही संबंध बनाना जरूरी है, किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकता वो। ठीक है, किसी और के साथ वो रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो अपने आप से ही संबंध बनाता है। तो इस केस में क्या होता है सर? इस केस में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर गिने जाए तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, 2 की पावर n² - n हमारे पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रतिक्षेपी संबंधों की संख्या अगर आपको गिननी है तो आप इस तरीके से गिन के बता सकते हैं कि इतने रिलेशन हम लोग बना सकते हैं सर। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को डील करते हैं बेटा, इन एग्जाम्पल्स को डील करते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल आपसे कहता है कि सर रिलेशन R जो है उसमें x और y तभी आपस में संबंधित होंगे जब x जो होगा वो y से छोटा या बराबर होगा, y से छोटा या बराबर होगा, यही डेफिनेशन बोली है। तो अब आप बोलेंगे कि सर x जो है वो हमेशा अपने आप से छोटा या बराबर होता है, यस और नो में आंसर करिए फटाफट यस और नो में आंसर करिए। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, दूसरा जो संबंध आपको दिया गया है, दूसरा संबंध आपको क्या दिया जा रहा है कि ये संबंधित होंगे, कब संबंधित होंगे? जब x इज अ मल्टीपल ऑफ y होना चाहिए, यानी कि इसने कहा कि सर x और y आपस में संबंधित होंगे जब x इज मल्टीपल ऑफ y, यानी कि
x जो होगा वो y का एक गुणन होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि x इज अ मल्टीपल ऑफ x होता है कि नहीं होता है, x अपने आप का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है, यस और नो में जवाब दीजिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के जवाब आ रहे हैं, यस इसका आंसर है बेटा, और यस है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्स और एक्स आपस में संबंधित होंगे, और संबंधित होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा बेटा, ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव संबंध होगा, यानी कि ये प्रतिक्षेपी संबंध होगा। दूसरे केस में क्या x अपने आप का ही मल्टीपल होता है, x अपने आप का गुणन होता है, हाँ जी बेटा अपने आप का गुणन होता है, यस। तो इसका मतलब यहां भी क्या हुआ सर, x और x आपस में संबंध रखते हैं, और संबंध रखते हैं तो इसका मतलब ये एक तरह का प्रतिक्षेपी संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है ना। तीसरा तीसरा क्या कहता है कि लाइन x जो है वो पैरेलल टू y होना चाहिए। तो आपसे मैं सीधा सीधा यहीं पर एक सवाल पूछ लेता हूं, आप लोग आंसर करने की कोशिश करें बेटा। क्या x लाइन अपने आप से पैरेलल होता है, क्या कोई रेखा जो है वो अपने आप से समानांतर होती है? तो यस और नो में आंसर करें फटाफट से। है ना, यस होता है, यानी कि सर एक रेखा अपने आप से समानांतर पाई जाती है, एक दूसरे से पैरेलल होता है, तो इसका मतलब सर ये भी एक तरह का रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर बन रहा है ना बेटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आता है कि सर हमें कैसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहचानना है। यानी एक्स और वाई तो संबंधित होंगे ही, जो भी आपको डेफिनेशन दी गई है, लेकिन क्या एक्स और एक्स आपस में संबंधित है? यदि अगर आपका आंसर यस में आता है तो बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप बोलोगे, और नहीं में आंसर आता है तो इसका मतलब आप उसको नहीं में बोलोगे, ठीक है बेटा। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सिंपल, सभी को क्लियर है इतनी सी बात। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद सर हम लोग चलते हैं किसके पास चलते हैं, हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध की तरफ चलते हैं। सममित संबंध में ये कहता है कि सर, सममित संबंध में ये कहता है कि सर अगर x जो है वो y से संबंधित है, अगर अगर f जो है वो y से संबंधित है, अगर मतलब नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर x जो है वो y से संबंधित है, जिसमें x जो होना चाहिए वो y के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखेंगे बेटा। ये मत बोलिएगा कि सर क्या 2 और 2 अगर संबंधित है तो 2 को x मान ले और y को x मान ले चलेगा, y मान ले, y को 2 मान ले, ऐसा चलेगा नहीं। दोनों का अलग होना जरूरी है, यानी यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए तो यहाँ पर एक डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों से ये कहा जाता है कि इफ अगर x और y दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो देन बेटा y और x को भी आपस में संबंध रखना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध कहलाएगा। कि यदि x और y आपस में संबंध रखते हैं तो y और x को भी संबंध रखना पड़ेगा, ये सममित संबंध कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर अगर यहाँ पे पहला एग्जाम्पल ये है ना, तो पहले एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहता हूं कि सर अगर x जो है वो y रेखा से परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो क्या इसका मतलब y रेखा x से परपेंडिकुलर है? यस और नो में आंसर करिए बेटा। यदि आंसर यस है तो आपका आंसर सिमेट्रिक हो जाएगा, यदि आंसर नो है तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग बात करें तो दूसरे केस में बेटा, दूसरे वाले में ये बोलता है कि यदि सर x और y का जो योग है वो 5 के बराबर है, तो क्या y और x का योग भी 5 के बराबर है? यस और नो में आंसर करना है। यदि यस में आंसर आता है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो बेटा सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर यस में आता है, तो इसका मतलब सर y जो है वो x से संबंध रखता है, तो ये एक तरह का रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। यहाँ पर ये भी आंसर आप लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी आप लोग बोलेंगे कि यस सर अगर x प्लस वाई बराबर 5 है तो y प्लस एक्स बराबर भी 5 है, इसका मतलब ये भी एक तरह का सममित संबंध ही यहाँ पर बना रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है बेटा, यहाँ पर काट के मैं इसे सिमेट्रिक रिलेशन लिख देता हूँ, शायद से मैं इसको
लिखना भूल गया, गलती से मैंने रिफ्लेक्सिव लिख दिया, कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस अगर आपको गिनने हैं तो आप ये 2 की पावर n n+1/2 ये फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, इनमें ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले से ही निकाले गए फॉर्मूला है। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा, फटाफट यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से सर अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, यानी संक्रामक संबंध के बारे में बात करेंगे, संक्रमणीय संबंध के बारे में बात करेंगे। तो ये कहता है कि इफ बेटा x और y जो है वो संबंधित है, एक दूसरे से रिलेशन में है, और y और z जो है वो भी एक दूसरे से रिलेशन में है, तो जैसे बेटा x से y गए और फिर y से z गए, तो ये कहता है कि इसका मतलब सर x और z को भी संबंधित होना चाहिए, तभी ये संक्रमण रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, कि y और z को भी x और z को डायरेक्टली भी रिलेशन होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि सर अगर मैं ऐसे करके x y लिखता हूं, यहां पर मैंने y z लिखा है, तो ये आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सर यदि x जो है वो y से रिलेटेड है, y जो है z से रिलेटेड है, तो x का रिलेशन z से होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए, तभी मैं इसे संक्रमण रिलेशन कहूंगा, संक्रामक रिलेशन कहूंगा, संक्रामक संबंध कहूंगा। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सर, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि सर पहले एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि सर अगर x जो है वो y से पैरेलल है और y जो है वो z से पैरेलल है, तो आप लोगों से सवाल पूछा जाता है क्या x रेखा z से पैरेलल होगी, यस और नो में आंसर करना है। दूसरे में मैं आप लोगों से पूछता हूं कि दूसरा सर ये कहता है कि अगर x जो है वो हमारे पास y से परपेंडिकुलर है और y जो है वो z से परपेंडिकुलर है, तो क्या x जो होगा वो z से परपेंडिकुलर होगा, यस और नो में आंसर करना है। तीसरा वाला जो है, तीसरा आपसे क्या बोलता है सर, तीसरा ये बोलता है कि सर अगर दो चीजों का गुणन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और y और z का गुणन जो ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या x और z का गुणन जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो का, यस और नो में आंसर करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर नो हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यस हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो बेटा आप लोग पहले वाले को ट्रांजिटिव बोलोगे, तीसरे वाले को ट्रांजिटिव बोलोगे, जबकि दूसरे वाले को आप ट्रांजिटिव नहीं बोलोगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बच्चा। सेकेंड एग्जाम्पल में सवाल था बेसिकली, यानी आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कमजोर है बेटा, है ना। चलिए बेटा, ये हो गई मेरी एक्स रेखा, ये क्या हो गई, ये मेरी एक्स रेखा हो गई, ये क्या हो गई बेटा, ये मेरी वाई रेखा हो गई। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, हाँ जी सर बिल्कुल 90 डिग्री है। मुझे वाई रेखा पर एक और परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो ये कौन हो जाएगा बेटा, वाई रेखा पर एक और परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा तो ये जेड हो जाएगा। तो बेटा मैं साफ साफ देख सकता हूं कि एक्स जो है वो जेड से परपेंडिकुलर नहीं है, जबकि एक्स जो है वो जेड से पैरेलल है। इसीलिए मैंने कहा कि सर यदि x जो है y से परपेंडिकुलर है, y जो है वो z से परपेंडिकुलर है, तो x जो है वो z से परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है। डायग्रामेटिकली देखिए बेटा आपको समझ में आएगा। यहाँ तक अब किसी को कोई सवाल। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो गया।
ठीक है, चलिए बढ़िया एवरीबॉडी। तो ट्रांजिटिव का मतलब भी समझ में आ गया। ट्रांजिटिव के बाद सर हम लोग चलते हैं इक्विवैलेंस रिलेशन, जिसे समतुल्य संबंध कहते हैं। तो इक्विवैलेंस रिलेशन उस संबंध को कहते हैं जो बेटा रिफ्लेक्सिव यानी प्रतिक्षेपी भी होता है, सिमेट्रिक यानी सममित भी होता है, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमणीय होता है। यानी तीनों तरीके के संबंध, अगर कोई संबंध जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवैलेंस रिलेशन, समतुल्य संबंध कहते हैं। सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल सी बात है कि सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विवैलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज फेल कर जाती है तो हम लोग उसे इक्विवैलेंस रिलेशन नहीं बोलते हैं, समतुल्य संबंध नहीं बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि सर ये समतुल्य संबंध होता है, ये नहीं होता है। वॉइड रिलेशन, रिक्त संबंध। बेटा रिक्त संबंध ये होता है कि जब कोई भी एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो, तो ऐसे रिलेशन को वॉइड संबंध कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू का है, बस एक टाइप ऑफ रिलेशन था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यानी कि सर अगर कोई रिलेशन जो है वो फाई के बराबर है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा, रिक्त संबंध बोलेंगे। जब कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर रहा हो, संबंध नहीं बना रहा हो, तो हम लोग इस तरीके के रिलेशन को वॉइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन या फिर रिक्त संबंध हम लोग कहेंगे। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एनडीए के हिसाब से अगर हम बात करें तो एंटी सिमेट्रिक जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एंटी सिमेट्रिक को ध्यान से समझिएगा बेटा। सिमेट्रिक में मैंने आपसे क्या कहा था, इसे जरा ध्यान से देखिए बेटा। जब मैंने सिमेट्रिक की बात करी थी, यानी कि सममित संबंध की बात करी थी, और इसी के साथ बेटा मैं एंटी सिमेट्रिक की बात करने वाला हूं, यानी प्रतिसम्मित संबंध के बारे में बात करने वाला हूं, तो इन दोनों के बीच में बच्चा जो है डिफरेंस को कभी नहीं समझ पाता है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है इसके डिफरेंस को समझने के लिए। ये बेटा क्लास स्टार्टेड है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्लास वापस स्टार्ट हो गया। तो हम लोगों ने जब सिमेट्रिक की बात करी थी, तो सिमेट्रिक के केस में हम लोगों ने बोला था सर एक्स और वाई बराबर नहीं होने चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं कि सर इफ एक्स और वाई जो है वो संबंध में है, अगर एक्स और वाई संबंध में है तो इसका मतलब देन हम लोग लिखा था, देन, ठीक है, देन हम लोग लिखा था जिसमें y और x को संबंध में होना पड़ेगा। ये हम लोगों ने सिमेट्रिक के केस में कहा था। सममित के केस में हम लोगों ने कहा था कि सर x और y जो अगर संबंध में है तो y और x को संबंध में होना पड़ेगा, ये हम लोगों ने सममित में समझा था। जबकि एंटी सिमेट्रिक में ये कहता है कि सर एंटी सिमेट्रिक में यहाँ पर क्या होगा कि इफ x और y जो है वो अगर बराबर नहीं है, यदि x और y जो बराबर नहीं है, तब उस केस में क्या होगा बेटा, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखता हूं, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, ठीक है, इसको हम लोग और एक्सप्लेन करते हुए बेटर तरीके से लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। एंटी सिमेट्रिक में यहाँ पर लिख रहा हूं, इसे आराम से समझिएगा बेटा। यहीं पर सारा खेल सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के बीच में डिफरेंस आपको समझना होगा। तो ये दो बातें बोलता है। ये पहली बात ये बोलता है कि सर इफ, अगर हम लोग ये कहें कि x और y जो है वो बराबर नहीं है, अगर x और y बराबर नहीं है तो हम लोग ये कहेंगे कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर x और y बराबर नहीं है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि सर सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जबरदस्ती सिमेट्रिक करना चाहते हैं तो x और y को बराबर होना पड़ेगा, तभी r जो होगा सिमेट्रिक होगा, तभी r क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक पाया जाएगा। अगर x और y बराबर हुए तभी ये दोनों के दोनों सिमेट्रिक कहे जाएंगे, ये कहना चाहता है। यानी कि एंटी सिमेट्रिक माने ये क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में इनने कहा कि सर अगर x और y बराबर नहीं है तभी आप लोग सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। लेकिन एंटी सिमेट्रिक कहता है कि यदि सर x और y बराबर नहीं है तो r को सिमेट्रिक नहीं बोला जाएगा, r सिमेट्रिक नहीं पाया जाएगा। यदि x और y बराबर हो जाते हैं तब r कैसा पाया जाएगा बेटा, सिमेट्रिक पाया जाएगा। ठीक है, एक बार बेटा वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए। शुभम बेटा एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, चल जाएगा क्लास, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर सबसे पहली बात तो अगर हम लोगों ने दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए, अगर x और y बराबर नहीं है तो r कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक बार हमें यहाँ पर
ये नहीं समझाया जाएगा, मतलब सॉरी, ये जो होगा सिमेट्रिक नहीं पाया जाएगा। और फिर यहाँ पर एक्स और वाई अगर बराबर हुए तो बेटा आर सिमेट्रिक पाया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं सर, थोड़ा और एक्सप्लेन करके हमें बेटर समझ में आएगा। जिसमें पहला आपसे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि सर एक्स और वाई तभी एक दूसरे से संबंधित होंगे जब एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा। तो आप यहाँ पर कुछ सवाल देखिए सर। पहला सवाल देखिए कि अगर x जो है वो y के बराबर नहीं है, अगर x जो है वो y के बराबर नहीं है, तो x अगर y से छोटा है, यदि x जो है वो y से छोटा है, मेरी बात का जवाब यहाँ और ना में देंगे कि अगर x जो है वो y से छोटा या बराबर है। बराबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो सर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो x y से छोटा है, तो क्या इसका मतलब बेटा देन y की वैल्यू x से छोटी होगी? यस और नो में आंसर करेंगे बेटा। दूसरे कंडीशन में हम कहते हैं कि सर मान लिए कि x और y की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर x जो है वो y से छोटा या बराबर है ना? बराबर हो सकता है, छोटा भी होने के चांसेस नहीं है, x बराबर है। तो क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो में आंसर करिए कि क्या y x से छोटा या बराबर हो सकता है? यस और नो में आंसर करना है बेटा फटाफट। तो पहले वाले का आंसर आप लोग क्या बोलेंगे सर? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका आंसर मैं नो पा रहा हूं, यानी नॉट सिमेट्रिक सर, ये दोनों एक दूसरे से सममित संबंध यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर इन दोनों को बराबर ले लिया जाए तो सर इसका आंसर मुझे यस मिल रहा है कि हाँ सर बराबर हो सकता है। तो सर इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है? इससे मुझे सिमेट्रिक समझ में आ रहा है। तो ये सिमेट्रिक कब पाया गया? सिर्फ x बराबर y के लिए पाया गया। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इस तरह के रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे, प्रति सममित संबंध बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं सर। दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है, दूसरे एग्जाम्पल में ये कहता है कि सर x और y दोनों संबंध में तभी पाए जाएंगे जब x जो होगा इज अ सबसेट ऑफ y होगा। क्या होगा बेटा? सबसेट ऑफ y होगा। तो हम लोग ने इसमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर लेते बेटा, क्योंकि सेट जो है वो हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वरना आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगी समझने में कि x और y एक दूसरे से तभी संबंध होंगे जब x जो होगा वो y का सबसेट होगा। तो मैं आपसे कहता हूं सर पहले केस में कि x जो है वो y सेट के बराबर नहीं है। हम लोगों ने मान लिया कि x जो है वो y सेट के बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे सर अगर x y सेट के बराबर नहीं है तो x y का सबसेट होगा। तो क्या y x का सबसेट होगा? यस और नो में आंसर करना है बेटा, ठीक है। दूसरे केस में मैं कहता हूं कि सर अगर x और y एक दूसरे से बराबर है तो क्या x जो होगा वो अगर y का सबसेट हुआ तो क्या y x का सबसेट होगा? यस और नो में आंसर करना है। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो अगर एक दूसरे से छोटा सेट है तो दूसरा एक पहले से छोटा सेट नहीं हो सकता। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा बेटा? इसका आंसर मुझे डेफिनेटली नो मिलेगा, डेफिनेटली नो मिलेगा। यानी ये सर यहाँ से नॉट सिमेट्रिक साबित हो जाता है। कब? जब दोनों सेट बराबर नहीं है तब नॉट सिमेट्रिक साबित होता है। लेकिन अगर दोनों के दोनों सेट बराबर पाए जाते हैं और उस केस में आप कहते हैं कि सर दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे के सबसेट होंगे। यस सर बिल्कुल होंगे, एक दूसरे के इक्वल सबसेट्स हो सकते हैं। तो सर यहाँ से ये सिमेट्रिक पाया जा रहा है। कब पाया जा रहा है? जब ये दोनों के दोनों सेट्स एक दूसरे से इक्वल हैं तब ये क्या पाए जा रहे हैं बेटा? ये तब ये हाँ पाए जा रहे हैं, सिमेट्रिक पाए जा रहे हैं। तो इसलिए सर ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो है ये मेरे किसके हैं बेटा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के, प्रति सममित संबंध के हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा, लोग फटाफट बताएंगे। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए, तो अब इसके ऊपर हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करके। तो ये पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए गाइज। मैं आप लोगों को 60 सेकेंड का टाइमर लगा के दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा कार्तिक दड़वाल जी, यूनिवर्सल हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा। इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों होता है। फिर एम्प्टी रिलेशन को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उसके ऊपर सवाल आज तक मैंने नहीं देखा है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन यानी जब कोई संबंध नहीं बनता है तो उसे एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। चलिए फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब।
चलिए, तो यहाँ पर सवाल हमारा समय हमारा समाप्त हो जाता है। तो बेटा मैं यहाँ पर सिंपल सा आप लोगों को डेफिनेशन समझा देता हूँ। डेफिनेशन में उसने बोला कि सर एक्स और वाई तभी संबंधित होंगे जब एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस वाई प्लस रूट थ्री क्या होगा बेटा, एक इरेशनल अपरिमेय संख्या होगा। कैसा बेटा, अपरिमेय संख्या होगा, तभी आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं बेटा किससे, रिफ्लेक्सिव से शुरुआत करता हूं, यानी प्रतिशेपी से यहाँ पर बात करना शुरू करता हूं। तो प्रतिशेपी के अंदर बेटा क्या होगा कि x और x का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि क्या सर x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री हमारा इरेशनल होता है, हाँ या ना, अपरिमेय संख्या होता है। आप बोलेंगे सर x माइनस एक्स कटने के बाद आपके पास रूट थ्री आता है, तो यस सर ये एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से यस हो जाता है, यानी कि सर ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकंड केस में आते हैं सर। सेकंड केस में अगर आते हैं तो हम लोग बोलेंगे सर सिमेट्रिक के केस में बोलेंगे। तो सिमेट्रिक के केस में मैं यहाँ पर बोलूंगा कैसे कि यदि सर x माइनस वाई प्लस रूट थ्री जो है वो एक इरेशनल संख्या है, अगर ये एक इरेशनल संख्या है तो क्या y माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। आप लोगों से पूछा रहा है y माइनस एक्स प्लस रूट थ्री एक इरेशनल संख्या होगी या नहीं होगी, ये आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया सर, इसका आंसर नो है। कैसे नो है बेटा, एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूं कि सर मान लीजिए मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि के यस, मैं यहाँ पर x की वैल्यू बेटा टू रूट थ्री ले लेता हूं और y की वैल्यू बेटा मैं रूट थ्री ले लेता हूं। तो आप लोग कहेंगे सर इसके लिए ये यस है, इसके लिए ये गलत साबित हो जाता है। देख लो बेटा, ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इस क्वेश्चन के अंदर सिमेट्रिक नहीं पाया जाएगा। जबकि तीसरे वाले के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ट्रांजिटिव की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, ट्रांजिटिव की बात करूं, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव के केस में आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर यदि x माइनस वाई प्लस रूट थ्री एक इरेशनल संख्या है, आई लिख रहा हूं बेटा इसको, और y माइनस जेड जो है वो भी एक इरेशनल संख्या है, तो आप लोगों को जवाब देना है कि क्या सर x और z का प्लस रूट थ्री एक इरेशनल संख्या होगी। तो आप लोग यहाँ पर भी क्या आंसर करोगे बेटा, आप यहाँ पर भी बोलोगे नो आंसर करोगे। कैसे सर, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, आप x की वैल्यू ले लो बेटा टू रूट थ्री ले लो, y की वैल्यू बेटा आप थ्री रूट थ्री ले लो, आप z की वैल्यू क्या ले लो बेटा, z की वैल्यू आप फोर रूट थ्री ले लो। कितनी ले लो बेटा, फोर रूट थ्री ले लो। आपको देखो पता चलेगा कि सर ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं बैठ रहा है, फोर रूट थ्री नहीं लेंगे, अच्छा इसको थ्री रूट थ्री ले लेंगे, इसको टू रूट थ्री की जगह पे सिर्फ रूट थ्री ले लेते हैं, या फिर इसे हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम लोग सेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, z प्लस रूट थ्री, तो हम लोग y की वैल्यू बेटा थ्री ले लेते हैं, और यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो कितना ले लेते हैं सर, z की वैल्यू हम लोग थ्री रूट थ्री ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं सर, थ्री रूट थ्री ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये भी नो बैठ रहा है, यानी सर ये सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, और सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। किसी को कोई सवाल है तो मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बेटा ध्यान से सुनिए, इस चीज को आराम से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि सर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया तो x और x एक दूसरे को कट जाएंगे, तो आपके पास रूट थ्री बचेगा जो एक अपरिमेय संख्या है, तो सर ये यस बैठ रहा है, यस बिल्कुल सही बात है। सिमेट्रिक के लिए चलते हैं तो बेटा आप x की वैल्यू टू रूट थ्री ले लो और y की वैल्यू रूट थ्री ले लो, तो आप कहेंगे सर टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री अगर करूंगा तो सर ये एक परिमेय संख्या है, हाँ है। लेकिन अगर मैंने y की वैल्यू को पहले रखा, बाद में बेटा x की वैल्यू को रखा और फिर प्लस रूट थ्री रखा, तो ये बेटा जीरो हो जाता है, और जीरो जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये परिमेय संख्या होती है। तो सर यहाँ से ये नो साबित हो गया, यहाँ से ये नो साबित हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है बेटा, गलत साबित हो गया कि सर इसके लिए ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाता है, ये काम नहीं कर रहा है, x की वैल्यू टू रूट थ्री और y की वैल्यू रूट थ्री के लिए काम नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सर नो हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। वहीं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग समझते हैं। हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू टू रूट थ्री, y की वैल्यू थ्री और z की वैल्यू थ्री रूट थ्री ले ली। तो आप कहेंगे सर x माइनस वाई प्लस रूट थ्री कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस
√3 अगर करते हैं तो सर ये एक इरेशनल नंबर है, हाँ सर ये वेरीफाई हो रहा है। फिर 3 माइनस 3√3 प्लस √3 करूंगा तो आप कहेंगे सर ये भी एक इरेशनल नंबर है, सर ये भी वेरीफाई कर रहा है। लेकिन ये तीसरे वाले को चेक करें सर, x की वैल्यू कितनी है, 2√3 है, माइनस यहाँ पर 3√3 आ जाता है, प्लस √3 आ जाता है, तो आप कहेंगे सर ये तो जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो सर ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं बन रहा है, इसलिए सर यहाँ पर भी नो आ जाएगा। नो हो जाएगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं बोलेंगे, इसलिए सिर्फ हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ओनली रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, केवल प्रतिक्षेपी संबंध यहां पर पाया जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नन ऑफ दिस तो मतलब है ही नहीं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बेटा। फटाफट बताएंगे गाइस, एवरीबॉडी क्लियर? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आप लोगों की स्क्रीन पर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। तो अगेन 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते हैं इस क्वेश्चन में। कि सर ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें आपको बोलता है कि 1 प्लस ए बी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए संबंध बनाए रखने के लिए। तो अब आपको बताना ही है किस तरीके के संबंध हो जाते हैं। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। चलिए सॉल्व करते हैं सर, एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। हमें क्या बोला गया सर, 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर ए और बी को रिलेशन में संबंध रखना है तो हम लोग सबसे पहले सर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए REF लिख दिया, बहुत है ना। तो हम लोग कहेंगे सर 1 प्लस ए इंटू में ए ग्रेटर देन 0 होता है क्या, यस और नो में आंसर करना है। दूसरा सवाल सर, सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे तो हम कहेंगे सर 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या इसका मतलब 1 प्लस बी ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है। आप लोगों को यस और नो में आंसर करना है। तीसरा सवाल सर, ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए बात करूंगा कि 1 प्लस ए बी जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है और 1 प्लस बी सी जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है तो क्या सर 1 प्लस ए सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यस और नो में आंसर करना है बेटा। यहाँ पर हम लोगों को तीनों का आंसर करना है। तो जैसा कि बेटा ये प्रैक्टिस करने से ही आता है, इसका आंसर आप लोगों को यस मिलेगा, इसका आंसर बेटा आप लोगों को यस मिलेगा, इसका आंसर बेटा आप लोगों को नो मिलेगा। क्यों मिलेगा नो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा ए की वैल्यू आप लोग ले लो 4 ले लो, ठीक है। बी की वैल्यू जो है वो बेटा आप लोग क्या ले लो, बी की वैल्यू आप लोग ले सकते हो बेटा 1/2 ले लो। और जो सी की वैल्यू है बेटा क्या ले सकते हो, सी की वैल्यू आप लोग माइनस के 1/4 ले सकते हो। कितना ले सकते हो बेटा, माइनस के 1/4 ले सकते हो। तो इसे चेक कर लेते हैं, जो यस है वो तो डेफिनेटली हो जाएंगे। आप यहाँ पर 1 प्लस ए बी के लिए चेक करोगे तो 1 प्लस 4 इंटू 1/2 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो वेरीफाइड है सर, ठीक है, बिल्कुल वेरीफाइड है। 1 प्लस बी सी करके देख लो बेटा, 1 प्लस बी सी करोगे तो 1 माइनस 1/8 7/8 आ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल वेरीफाइड हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। 1 प्लस ए सी करके देख लो बेटा, 1 प्लस ए सी में ये है ही नहीं, 1 प्लस ए सी में ये है ही नहीं, यानी कि मुझे क्या हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोगों को 1 प्लस ए सी करके देखिए तो 1 प्लस ए सी यानी 1 प्लस 4 इंटू माइनस के 1/4 करोगे तो बेटा ये इक्वल टू 0 आ जाता है, ग्रेटर देन 0 नहीं आता है, यानी यहीं पर ये फेलियर कर जाता है, नो बोल देता है। और नो बोल देता है तो सर ट्रांजिटिव काम नहीं करेगा, और ट्रांजिटिव काम नहीं करेगा तो इसका मतलब केवल रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाता है बेटा। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाता है। कार्तिक धड़वाल जी बेटा,
सिर्फ दो ही एलिमेंट से थोड़ी ना रिलेशन बनता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ए बी के बाद कोई ना कोई लेटर तो यूज करोगे, या ए के बाद ए का भाई बोलोगे या बी का बहन बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, कोई ना कोई लेटर तो यूज करोगे। सिर्फ एक दो एलिमेंट से थोड़ी ना रिलेशन बनता है, मल्टीपल एलिमेंट से रिलेशन बनते हैं, तो ए के बाद बी लोगे तो बी के बाद कोई ना कोई एलिमेंट तो लोगे, तो हम लोगों ने सी ले लिया बेटा। सी के बाद और एलिमेंट्स की जरूरत होगी तो डी ले लेंगे, डी के बाद और एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी तो ई ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया सर, सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पर ये वाला काम हमारा नहीं बैठ रहा है, इसलिए सर ट्रांजिटिव को हम लोग कैंसिल कर देंगे, जबकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक आप दोनों का यस में आंसर आ रहा है। डेफिनेट सी बात है, सभी को क्लियर हो गया, किसी को कोई सवाल है तो पूछिए। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है बेटा, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। 45 सेकंड्स अगेन गिवन टू यू फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोलता है कि सर x की वैल्यू जो है वो y क्यूब से छोटी होनी चाहिए संबंध में रहने के लिए, तो बताइए कि ये किस तरीके के संबंध है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। होता है वो अपने आप के क्यूब से छोटा नहीं होता है, तो पहले तो ये नो हो गया। अब नो हो गया तो सर ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। दूसरा सर सिमेट्रिक के लिए बात करूंगा कि अगर x जो है वो y क्यूब से छोटा है, तो बेटा y जो होगा वो x के क्यूब से छोटा होने के चांसेस हैं भी, नहीं भी, तो बेटा मैं नो बोलूंगा। आप चाहे तो कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो बेटा, हमेशा ऐसा डेफिनेटली प्रूव नहीं होगा, तो ये हमारा सही नहीं होगा, सिमेट्रिक भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बच्चों को यस और नो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर x जो है वो y क्यूब से छोटा है और y जो है वो z के क्यूब से छोटा है, तो क्या x जो होगा वो z के क्यूब से छोटा होगा, क्या x जो होगा वो z के क्यूब से छोटा होगा, हाँ या ना में आंसर करना होगा बेटा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, डेफिनेट सी बात है। तो मैं आपको कहूंगा कंफ्यूजन में फंसना जरूरी नहीं है बेटा, आपको y की वैल्यू क्या मालूम है, y की वैल्यू z क्यूब से छोटी है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम लोग कुछ एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, मान लीजिए बेटा x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, जबकि मैं y की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ बेटा, 3 ले लेता हूँ, और जबकि z की वैल्यू कितनी ले लेता हूँ बेटा, मैं 2 ले लेता हूँ, कितनी ले लेता हूँ बेटा, 2 ले लेता हूँ। तो अब आप देखिए, आप कहेंगे सर क्या x जो है वो y के क्यूब से छोटा है, आप बोलेंगे यस सर छोटा है। क्या y जो है वो z के क्यूब से छोटा है, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल छोटा है। क्या सर x जो है वो z के क्यूब से छोटा है, आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव भी फेल हो जाता है और ट्रांजिटिव भी फेल हो जाता है, तो ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। बताइए क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत बिना प्रैक्टिस के बेटा इन क्वेश्चंस पे आप मास्टर नहीं कर सकते हैं, मैं पहले भी बता रहा हूँ। मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तभी मेरे को ये एग्जाम्पल्स देखते ही याद आ जाते हैं कि हाँ भैया ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आप इन्हें डिस्प्रूव कर सकते हैं, इन्हें प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं बेटा, डिस्प्रूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वक्त हम लोग इस केसेस के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि सर ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेगी जनता फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। क्यों बेटा y बराबर 3 क्यों नहीं हो सकता है, मुझे वो बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा कि y क्यों कैसे हो सकता है, तो वो बाद में बताएंगे, पहले ये बताइए कि बेटा y की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते थे ना हम लोग, तो 3 ले लिए, क्या प्रॉब्लम है।
बेटा इसमें फिर से गलत ऑप्शन लग गया है ये। इसका आंसर जो होना चाहिए उसका आंसर बोथ ए एंड सी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी देख लेते हैं सर। सबसे पहली बात, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव में सर एक्स जो होता है वो अपने आप से छोटा या बराबर होता है। आप बोलेंगे यस सर होता है, रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरे केस में बेटा सिमेट्रिक की बात करूं तो बेटा सिमेट्रिक जो होता है, क्या x अगर y से छोटा या बराबर है तो क्या y जो है वो x से छोटा या बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर ये यस बोलिए, लेकिन तब बोलिए जब x और y बराबर होंगे, ये तभी ऐसा बोल सकते हैं। तो सर ये ना सिमेट्रिक नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल में, बहुत अच्छे से समझा था। थर्ड वाले केस में सर ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूंगा तो ट्रांजिटिव केस में आप बोलेंगे कि सर अगर x जो है वो y से छोटा या बराबर है और y जो है वो z से छोटा या बराबर है, तो क्या x जो है वो z से छोटा या बराबर होगा। आप बोलेंगे यस, तो सर ये ट्रांजिटिव भी हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो बेटा एंटी सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए मेरा आंसर बोथ ए एंड सी हो जाएगा। सही है बेटा, सभी को समझ में आया। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ये यस होगा बेटा कब होगा, जब एक्स और वाई बराबर होंगे, तभी होगा, ये वरना बराबर नहीं होगा। ये सिमेट्रिक तभी होगा बेटा जब एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, यानी कि सर ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। एवरीबॉडी क्लियर गाइस, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ भी आंसर मैं लगा रहा हूँ, शायद से मैंने इसे क्रॉस चेक नहीं किया था एक बार, इसे अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबको मैंने एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा फोकस रखेंगे बेटा। मैं इनको बाकी जो आंसर यहाँ पे लगे हुए हैं इनको मैं ठीक कर दूंगा, ये कुछ मेरी साइड से ही गलतियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को देना है और इसका सही जवाब आप लोग, क्या है क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स, 45 सेकंड गिवन टू यू। तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या x और x का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप बोलेंगे यस सर होता है। दूसरे केस में बेटा सिमेट्रिक में आते हैं, तो सिमेट्रिक के केस में हम कहते हैं कि सर अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो क्या y और x का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही आप बोलोगे, है ना, यही चीज हो जाएगी। थर्ड केस में आते हैं सर। थर्ड केस में अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करता हूं तो ट्रांजिटिव के केस में आप बोलेंगे कि सर अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या इसका मतलब x और z का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो आप लोग इसका आंसर भी बेटा यस में ही करेंगे डेफिनेटली, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये भी यस में होगा। बाकी हम लोगों ने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी किया था, तो इसका मतलब सर ये कौन सा आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, दैट इज इक्वी बैलेंस रिलेशन हमारा आंसर हो जाता है। इसमें तीनों हमारे सही पाए जाते हैं बेटा, तीनों सही पाए जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों सही में पाए जाएंगे बेटा, तीनों में आपका यस पाया जाएगा, तीनों में यस आंसर आएगा आपका। किसी को कोई सवाल है तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, सिंपल सा लॉजिक है, इसे देखिए जरा कि अगर सर एक्स और वाई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ट्रांजिटिव ही करता है बच्चों को, एक्स वाई जो है ग्रेटर देन 0 और वाई जेड जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो दो पॉजिटिव संख्याओं को अगर आप गुना करेंगे बेटा, दो पॉजिटिव संख्याओं को गुना करेंगे, यानी एक्स वाई को वाई जेड से गुना करेंगे, तो उसका जो आंसर होगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ सर बिल्कुल पॉजिटिव होगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर जेड जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब आप सभी जानते हैं बेटा वाई स्क्वायर जो होता है वो एक पॉजिटिव संख्या होती है। कैसी संख्या होती है बेटा, पॉजिटिव संख्या होती है, इसका मतलब एक्स और जेड का जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। यहां से हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिटिव वेरीफाई हो रहा है बेटा, यहां से हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव संख्या, और पॉजिटिव संख्या को अगर मैं हटा भी दूं तो बेटा एक्स और जेड मिलकर भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में से पॉजिटिव को हटा दूंगा तो बेटा वो नेगेटिव नहीं हो जाता, वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो एक धनात्मक वैल्यू ही रहेगा। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गया। ट्रांजिटिव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन में, जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को वेरीफाई कर दिया कि हाँ ट्रांजिटिव वेरीफाई कर रहा है। अगर मैं दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो मैंने दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आया, और पॉजिटिव रिजल्ट में से अगर मैंने एक पॉजिटिव वैल्यू को हटा भी दिया तो मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। बेटा z के नेगेटिव होने के लिए y को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा।
और अगर y नेगेटिव है तो इसके लिए x को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर आपका x भी नेगेटिव है बेटा और अगर आपका z भी नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, वापस से पॉजिटिव आएगा। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए बेटा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। विवेक खत्री जी सोचिए, आपको ऊपर से सही करते हुए आना है, नीचे का सही नहीं गलत नहीं करना है, आपको ऊपर से सही करते हुए आना है कि अगर आप z नेगेटिव लेते हैं तो बेटा y नेगेटिव होना पड़ेगा, और y नेगेटिव लेते हैं तो बेटा x को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर x और z दोनों नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही हो जाएगा। विराट सिंह जी यस बेटा लीडर बोर्ड में रहेंगे। आज के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि थोड़ा जल्दबाजी में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस में ऑप्शंस को मार्क कर दिया है। आज के लिए मैं माफी चाहता हूं। आज लीडर बोर्ड में वो क्वेश्चंस का गलत आंसर रहेगा तो उसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में इग्नोर करते हुए चलेंगे, नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा, इस बात का एश्योरेंस देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सारे क्वेश्चंस। अब बेटा इनवर्स रिलेशन को थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए बेटा जैसे ये रिलेशन आपको दिया हुआ है 1 4 2 5, तो आप आर इनवर्स कैसे ढूंढेंगे बेटा, आपको सिर्फ उल्टा करके लिख देना है। 4,1 लिख देना है, 5,2 लिख देना है, 6,3 लिख देना है और 7,4 लिख देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। सिंपल सा वंडा, इसमें और ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, 1 4 को 4 1 लिख देना है, 2 5 को 5 2 लिख देना है, 6 3 को 6 3 6 लिख देना है, 4 7 को 7 4 लिख देना है। बस इसी को इनवर्स रिलेशन कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रियाएं, बेटा ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में सीखा होगा, बड़ा मजेदार सी चीज होती है। इसे थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। जैसे मान लीजिए आप लोगों को a स्टार b समझाया जाता है, ऐसे कहा था कि a स्क्वायर प्लस ए बी है। कितना है बेटा, a स्क्वायर प्लस ए बी है। ये आपको बोला जाता है कि a स्क्वायर प्लस ए बी है। तो मान लीजिए आपको 1 स्टार 2 कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 इंटू में 2 करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे 2 स्टार 1 कैलकुलेट करने के लिए बताया तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे और आप 2 इंटू में 1 करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे 3 स्टार 4 कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 इंटू में 4 करेंगे। ये आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर आ जाता है 1 + 2 यानी कि सर 3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाता है सर, 4 + 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 + 2 आ जाएगा यानी सर 6 आ जाएगा। इसका आंसर जाएगा 9 + 12 आ जाएगा यानी इसका आंसर 21 आ जाएगा। किसी को कोई सवाल बेटा बाइनरी ऑपरेशन से? ये किसी और तरीके से भी डिफाइन हो सकता था बेटा, ये किसी और तरीके से डिफाइन हो सकता था। मान लो a स्टार भी आपको डिफाइन कर दिया जाता कि ab माइनस ए स्क्वायर ऐसे करके, या फिर ab माइनस ए स्क्वायर नहीं, ab माइनस ए क्यूब करके डिफाइन कर देते, तो आप कैसे निकालते बेटा। मान लो आपसे 2 स्टार 1 निकालने के लिए बोला जाता, तो 2 स्टार 1 के लिए आप क्या करते, आप 2 इंटू में 1 करते, -2 का क्यूब करते बेटा। तो 2 इंटू में 1 2 -8 करेंगे तो -6 अब आपका आंसर आएगा। सो यू नीड टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। इसमें बेटा जब भी 3 में रहेगा तो पहले किसी एक में ब्रैकेट मिलेगा, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे करना। ब्रैकेट रहेगा डेफिनेटली। तो ये तो आसान काम है सर। मुश्किल काम क्या है सर वो बताओ। मुश्किल काम है बेटा ये 3 चीजें जो बच्चों को नहीं समझ में आती है, जिनमें से ये वाला तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट कौन से सर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये बच्चों को कम समझ में आता है बेटा। इसमें ये कहता है कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट आपसे क्या कहता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है सर तत्समक तत्व, ठीक है। इसे हम लोग ई लेटर से दिखाते हैं। तो ये कहता है कि सर यदि हम लोगों के पास कोई भी स्टार डेफिनेशन है, बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन है, तो ए का स्टार जब भी हम लोग ई के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर वापस से ए आना चाहिए। इसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ए का स्टार जब भी हम लोग ई के साथ करेंगे तो आंसर हमेशा ए आना चाहिए। कोई कहेगा कि सर क्या बी का स्टार अगर ई के साथ करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। हाँ जी बेटा बी आना चाहिए, यानी किसी भी एलिमेंट का स्टार अगर ई के साथ करेंगे तो आंसर ई आएगा। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी, नहीं बेटा नहीं नहीं, विराट सिंह जी नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिफाइन किया जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन अपने हिसाब से देगा, ठीक है बेटा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। यहाँ पे देखिए आप आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद सर हमें ये जो ई की वैल्यू ये पता लग गई। मान लो बेटा ये ई की वैल्यू जो है ये हमें पता लग जाती है, पता लग जाती है, हमें ई की वैल्यू पता लग जाती है।
अब ये ई की वैल्यू को पता करने के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं बेटा, इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं। कार्तिक गढ़वाल जी क्वेश्चन के ऊपर होगा, ई की वैल्यू जो है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप ये ध्यान रखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब सर ये लॉ फॉलो करेगा, ये लॉ फॉलो करेगा। इनवर्स एलिमेंट की बात करें सर, इनवर्स एलिमेंट को हम लोग ए इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, ए इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें क्या होता है सर, जब भी हम लोग ए एलिमेंट को ए इनवर्स एलिमेंट के साथ स्टार करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, आंसर हमेशा ई आता है। ये आपको याद रखना है, ये दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। इन दो बातों की मदद से हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो बातें अभी के अभी बेटा एक कॉपी में नोट डाउन कर लो कि इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट में मुझे पहले ये ई को ढूंढना होता है, इनवर्स एलिमेंट में मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना होता है। हमें इन दोनों वैल्यूज को ढूंढना होता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आता है, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा जाता है। तो वी विल सी कि आपको कैसे इसको निकालना है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट सर, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मॉड्यूलो ऑपरेटर को समझ लो बेटा। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है ये थोड़ा सा काम का है, इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसे अच्छे से डील करेंगे और अच्छे से देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। इसके अंदर क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए आप लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम क्या होता है बेटा, कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं, मान लीजिए बेटा 7 को आप लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 बन जा 5, आपके पास कितना बचता है बेटा, 2 बचता है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 को जब आप लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे 5 के साथ, यानी आपने 7 को क्या किया बेटा, आपने 7 को 5 से डिवाइड किया। आपने क्या किया बेटा, आपने 7 को 5 से डिवाइड किया, तो आपके पास कितना बचा बेटा, आपके पास 2 बचा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। यानी सर इसका मतलब कोई और एग्जांपल से अगर मैं 13 को मॉड्यूलो 5 लिखूं, 13 मॉड्यूलो 5 लिखूं, तो इसका मतलब मैं 13 को बेटा 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी सर अगर मैं 13 मॉड्यूलो 5 लिख रहा हूं, यानी मैं 13 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई सवाल बेटा मॉड्यूलो ऑपरेटर में, जल्दी से बताइए, मॉड्यूलो ऑपरेटर में किसी को कोई सवाल। ठीक है, तो इस मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करना सीखते हैं बेटा। मॉड्यूलो ऑपरेटर को यूज करने के लिए मान लीजिए आपको इस बार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो देता है a प्लस बी मॉड्यूलो 7 देता है। क्या देता है बेटा, a प्लस बी मॉड्यूलो 7 देता है। तो आपको मैं कहता हूं कि सर मुझे निकाल कर दो 7*5 निकाल कर दो बेटा। 7*5 की जगह मैं 6*5 लेता हूँ बेटा। कितना लेता हूँ बेटा, 6*5 लेता हूँ। तो आप लोग बोलोगे सर 6 प्लस 5 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 6 प्लस 5 मॉड्यूलो 7 हो जाएगा, क्योंकि आपको ए की वैल्यू 6 दी गई है, बी की वैल्यू 5 दी गई है, तो आप ए की जगह 6 रख दोगे, बी की जगह 5 रख दोगे। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप 11 मॉड्यूलो 7 लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे, 11 मॉड्यूलो 7 लिखोगे। तो 11 मॉड्यूलो 7 अगर लिखोगे तो आप क्या करोगे बेटा, 11 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो आपके पास बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। सभी को क्लियर हुआ। सपोज करो बेटा आप लोगों को डेफिनेशन ऐसे नहीं देता है, वो आप लोगों को डेफिनेशन दे देता है ए स्टार बी, कहता है कि ए बी मॉड्यूलो 8 दे देता है। क्या दे देता है बेटा, ए बी मॉड्यूलो 8 दे देता है। और मैं आपसे कहता हूं कि सर मुझे 5 और 3 का स्टार निकाल कर दो, 5 स्टार 3 निकाल कर दो। तो बेटा आप कहोगे सर ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, तो आप 5 और 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो 8 लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करके, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलो 8 लिखोगे। तो आप कहोगे सर ये 15 मॉड्यूलो 8 हो जाता है। अब 8 के टेबल में अगर 15 को डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर आपको 7 बचेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए सभी को क्लियर हुआ।
बेटा 6 स्टार 5 आपको क्वेश्चन पूछा गया था ना कि 6 स्टार 5 बताइए कितना होगा, ये आपको बताना है कितना होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाली, कैसे आया वाली मतलब नहीं है। हमने कहा सर 6 स्टार 5 निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो ए की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रख दी 6 रख दी, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 रख दी। तो 6 और 5 जोड़ने पर 11 होता है, और 11 मॉड्यूलो 7 निकालूंगा तो बेटा 4 रिमाइंडर बचेगा। बस इतनी सी चीज थी, है ना। क्लियर हुआ बेटा सभी को। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्वेश्चन इसे आराम से देखिएगा, साथ साथ देखिएगा और समझिएगा। एक क्वेश्चन में मैं सारे का सारा स्टोरी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं होता है तो मैं फिर से आप लोगों को फंक्शंस की क्लास में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो इसे ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, सर ए सेट जो है इतना दिया जा रहा है हमें, ठीक है, ए सेट हमें इतना दिया जा रहा है, और हमसे कहता है कि सर ए स्टार बी जो है वो, इसको भूल जाए बेटा, यहाँ पर a प्लस बी मॉड्यूलो 10 दिया हुआ है, तो 3 का इनवर्स बेटा ये a मल्टीप्लाई b है, ठीक है। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा गलत है, इसको ध्यान देंगे। ए बी मॉड्यूलो 10 आपको डेफिनेशन दी गई है। तो बोलता है सर मुझे इनवर्स बताइए किसका, ए एलिमेंट का इनवर्स बताइए। तो इसे आराम से समझते हैं, समझने के बाद हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमें ए सेट जो है वो कितना दिया हुआ है 1,3,5,7,9 दिया हुआ है। हमें ए स्टार बी कितना दिया हुआ है सर, हमें ए स्टार बी जो है ए बी मॉड्यूलो 10 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सर इनवर्स एलिमेंट बताइए, ए इनवर्स ऑफ 3 का इनवर्स एलिमेंट बताइए, 3 का ए इनवर्स कौन है, 3 का ए इनवर्स हमें बताना है। यानी कि मुझे क्या बताना है सर, 3 एलिमेंट का ए इनवर्स बताना है। नहीं समझ में आया होगा तो आराम से सुनेंगे, समझेंगे और फिर अपना सवाल पूछेंगे। सर सबसे पहली चीज तो मुझे ई एलिमेंट पता करना है, तो ई एलिमेंट पता करेंगे तो ए और ई का जो स्टार होना चाहिए वो ए के बराबर होना चाहिए, डेफिनेटली सर। तो डेफिनेशन लगाइए बेटा, ए स्टार बी इतना होता है, तो इसका मतलब ये ए मल्टीप्लाई ई मॉड्यूलो 10 हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ई मॉड्यूलो 10 हो जाएगा, जो कि आपके पास आंसर क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए। ए की वैल्यू आप कहां से उठा सकते हैं यार, आप इन 5 एलिमेंट से उठा सकते हैं, इन 5 एलिमेंट से उठा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर 1 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा, क्या करूंगा बेटा 1 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा, तो बेटा आप लोगों के पास आंसर 1 आना चाहिए। 3 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा, 3 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा तो हमारे पास आंसर सर 3 आना चाहिए। 5 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा तो सर मेरे पास आंसर 5 आना चाहिए। 7 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा तो बेटा आप लोगों के पास आंसर 7 आना चाहिए। और 9 इंटू ई मॉड्यूलो 10 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए सर 9 आना चाहिए। डेफिनेशन वाइज यही होना चाहिए। तो बेटा अंदाजा लगाओ कि इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, बेटा इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो ये कि ई की वैल्यू सर 1 रखकर देख लो, आपका काम हो जाएगा। ई की वैल्यू बेटा 1 रखकर देख लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे सर, 1 इंटू 1 अगर करूंगा तो 1 मॉड्यूलो 10 1 होता है, हाँ सर। 3 इंटू 1 करूंगा तो 3 मॉड्यूलो 10 3 होता है, हाँ सर। 5 इंटू 1 करूंगा तो 5 मॉड्यूलो 10 5 होता है, हाँ सर। 7 इंटू 1 करूंगा तो 7 मॉड्यूलो 10 7 होता है, हाँ सर। 9 इंटू 1 करूंगा तो 9 इंटू 1 9 मॉड्यूलो 10 9 होता है, हाँ सर। यानी सर ई की वैल्यू जो है वो 1 जो है वो वेरीफाइड एक आंसर है। यानी हमें ई की वैल्यू क्या मिल जाती है सर, ई की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। यहां तक किसी को कोई सवाल, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, यहां तक किसी को कोई सवाल, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे सर, अब हम बोलेंगे कि इतनी बात जब सर हमें समझ में आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा था कि सर मुझे 3 का इनवर्स एलिमेंट बताइए। 3 का इनवर्स एलिमेंट बताने का मतलब ये हुआ, कार्तिक धड़वाल जी बेटा ई की वैल्यू हिट एंड ट्राई लगाइए ना, इन्हीं में से तो कोई ना कोई एक वैल्यू बिठानी होगी। तो हमने कहा सर 1 पे बैठ रहा है, 1 पे बैठ रहा है बेटा, 1 लगाकर देखो ना। 1 इंटू 1 मॉड्यूलो 10 कितना आता है बेटा, 1 इंटू 1 मॉड्यूलो 10 कितना आता है। 3 इंटू 1 मॉड्यूलो 10 कितना आता है। 5 इंटू 1 मॉड्यूलो 10 कितना आता है बेटा। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है बेटा। तुक्का लगाना है आपको, तुक्का लगाना है कि सर ई की वैल्यू ऐसी कौन सी होनी चाहिए ताकि ये सारे के सारे आंसर वेरीफाइड आंसर करें और सही बैठे, बिल्कुल सही बैठे। तो हमने कहा सर ई की वैल्यू 1 रख लो, आपके सभी के सभी वेरीफाइड आंसर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या समझ में आता है सर, हमें समझ में आता है
कार्तिक बेटा कैसी बात कर रहे हो? अब मैं आपको ये दिखाऊं कि बेटा 5 को 10 से कैसे डिवाइड करते हैं? भाई 10 जीरो जब 0 0 आया तो रिमाइंडर कितना आया बेटा? 5 ही तो आया। कैसी बात कर रहे हो बेटा? जीरो मल्टीपल चल रहा है ना, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, करके देखना, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरे में सर मुझे बोला जा रहा है कि मुझे 3 का ना ए इनवर्स एलिमेंट बताओ बेटा। 3 का ए इनवर्स एलिमेंट बताओ, इसका मतलब सर 3 को ए स्टार के साथ इनवर्स करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए सर? ई आना चाहिए। कितना आना चाहिए? आंसर ई आना चाहिए। यानी कि सर डेफिनेशन बेसिस पे चले तो 3 का ए इनवर्स के साथ गुना करेंगे, 3 का ए इनवर्स के साथ अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो उसका मॉड्यूलो 10 जो होगा कितना हो जाएगा बेटा? उसका मॉड्यूलो 10 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो बेटा 1 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब आपको ए इनवर्स की वैल्यू ना कुछ ऐसे ढूंढ के निकालनी है, तो मैं कहूंगा सर इन्हीं में से तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना जिसकी वैल्यू यहाँ पर वेरीफाई करेगी। तो आप खुद सोचिए, आप ए इनवर्स की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं बेटा? आप ए इनवर्स के लिए 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो मैं कहता हूँ सर 3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। 3 को अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। 3 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। 3 को अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। बेटा आप 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, आप 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, आप देखो क्या मिलेगा बेटा? 3 इंटू 7 मॉड्यूलो 10 अगर आप करोगे बेटा, 3 इंटू 7 मॉड्यूलो 10 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। यानी हमारा इनवर्स एलिमेंट कौन हो गया? हमारा इनवर्स एलिमेंट सर 7 हो गया। कौन हो गया सर? 3 का इनवर्स एलिमेंट कौन हो गया? हमारा 7 हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताइए किसी को कोई सवाल यहां तक है तो पूछ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल डेफिनेटली है बेटा, मुश्किल चीज है, मैं लॉजिकली कहूंगा मुश्किल चीज है, लेकिन ये पढ़ाया गया है क्लास 12th में, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। बताइए कोई सवाल बच्चे यहाँ पर? हम लोगों ने पहले बेटा ई की वैल्यू को ढूंढ लिया, हम लोगों ने पहले ई की वैल्यू को ढूंढ लिया, और ई की वैल्यू को ढूंढने पर हमें ए इनवर्स की वैल्यू का पता लगा। ए इनवर्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती थी बेटा? इन्हीं में से कोई ना कोई ए इनवर्स की वैल्यू हो सकती थी, और अगर इनमें से होती तो मैं चेक कर लेता, रख रख के चेक कर लेता। मैं रख रख कर चेक करता हूं तो मुझे पता लगा सर 7 रखने पर, ए इनवर्स की वैल्यू 7 रखने पर मेरा मॉड्यूलो 10 जो है वो 1 आ रहा है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ठीक है, डेफिनेटली पहले हमें ई की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें इनवर्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। हम लोग बिना ई की वैल्यू निकाले, बिना ई की वैल्यू निकाले ए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ई वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, और वो बेटा हिट एंड ट्राई मेथड से होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। हिट एंड ट्राई मेथड मतलब हम लोगों को कोई ना कोई वैल्यू रख रख कर चेक करना पड़ता है कि इनमें से कौन कौन सा आंसर हो सकता है, विच इज द पॉसिबल आंसर। और आइडेंटिटी जो होती है वो तो सबके लिए एक ही होती है, सबके लिए अलग अलग नहीं होती है, सबके लिए एक ही होती है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो होगी, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो नहीं होगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है बेटा, सबके लिए एक ही होगी। तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल डेफिनेटली था। तो ये था बेटा हम लोगों का आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बाइनरी ऑपरेटर एंड मॉड्यूलर ऑपरेटर दिए हुए हैं। सो समय की कमी की वजह से मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर नहीं करवा पाया हूँ, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद बेटा वो क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोग जरूर अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, सो होमवर्क प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये एनडीए में आने लग गया है बेटा, आने लग गया है। मुझे खबर आई है, मुझे बेसिकली बैकएंड से खबर आई है कि ये पढ़ाया जाए बच्चों को, क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, चांसेस हैं। ये आपका होमवर्क है बेटा, जिसमें ये कह रहा है कि एक रिलेशन जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, सेट ऑफ इंटीजर्स पर है, मतलब सर जो रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर से बेटा, कहां से कहां है? सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर्स पर जा रहा है, यानी z से बेटा z में जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर्स में जा रहा है। डेफिनेशन क्या दे रहा है कि सर a माइनस बी 5 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से कौन कौन सी चीजें यहाँ पर सेटिस्फाई करती हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वरना आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो बच्चा लोग इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है आपका इक्वी वैलेंस रिलेशन, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है सर, यहाँ पर रिलेशन आर जो है वो सेट ए से सेट बी में जा रहा है, सेट ए से सेट बी में जा रहा है, जहां पर ए सेट इतना है, बी सेट इतना है।
तो आपको कॉम्पोजिशन ऑफ आर ओ आर इनवर्स निकाल कर देना है बेटा, आर ओ आर इनवर्स निकाल कर देना है। तो आर ओ आर इनवर्स निकालने के लिए बेटा आपको a लेस देन बी दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, a लेस देन बी दिया जा रहा है। थोड़ा सा सोच के देखेंगे बेटा, a की वैल्यू लेस देन b होनी चाहिए, फिर आप a आर इनवर्स बनाएंगे, फिर आप उसका कॉम्पोजिशन बनाकर देखेंगे, कॉम्पोजिशन जो है उसका आंसर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब आपके पास हो जाता है 33355355, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो ये हमारे बेटा दो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये तो पहले से ही मेरे प्री डिटरमाइंड दो होमवर्क क्वेश्चंस थे, लेकिन आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हम लोग समय की कमी की वजह से नहीं कर पाए हैं बेटा, वो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आज के सेशन में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा, रिलेशंस को समझा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को समझा, बाइनरी ऑपरेटर को समझा और मॉड्यूलो ऑपरेटर को समझा। हालांकि इनसे सवालों की चांसेस बिल्कुल 10% के आसपास है बेटा, 10% की चांसेस यहाँ से है। सबसे ज्यादा सवाल के चांसेस है बेटा 100% यहाँ से सवाल जो है पूछे जाएंगे। कहाँ से, टाइप्स ऑफ रिलेशन से सवाल पूछेंगे। तो आपको पूरा फोकस भी कहाँ डालना है बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर पूरा फोकस डालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से 25% के चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल पूछा जाए। कहाँ से, इससे सवाल पूछा जाए। तो नेक्स्ट क्लास बेटा हमारी किसके ऊपर रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी फंक्शंस के ऊपर रहेगी, जिसमें हम लोग फंक्शंस को पढ़ेंगे। फंक्शंस में क्या पढ़ेंगे सर, फंक्शंस में फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ये बड़े मजेदार क्लास रहेगी, आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, आपको फंक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो अगर क्लास बेटा रेट और फीडबैक आप लोगों को